नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जान लिया था कि यहाँ तक का पॉइंट, ठीक है। हमने अक्षांश और देशांतर के अनुसार भारत का विस्तार तो देख ही लिया। हमने ये भी अंतिम पॉइंट जाना था कि भारत का नाम हिंद महासागर के नाम पे ही क्या पड़ा है, हिंदुस्तान, ठीक है। ये हम भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। अभी और भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करना है, तो चलिए शुरू करते हैं सर। एक एक पॉइंट को लिखते चलेंगे और एक एक करके समझते चलेंगे, ठीक है। तो लिखना शुरू कीजिए आप भी। ठीक है, देखिए सर, हमने लिखा है कि भारत कुल भूमि का 2.4% है। इसका क्या मतलब है? आप सब बेहतर जानते हैं कि ये पूरी पृथ्वी है सर, ठीक है। इस पृथ्वी का कितना ज़मीनी हिस्सा, मतलब कितना ज़मीन भारत के पास है, तो कुल ज़मीनी हिस्सा का 2.4% हिस्सा अपने भारत के पास है, ठीक है। इसका ये मतलब है सर। तो आपसे सवाल अगर पूछ दे कि भारत कुल भूमि का कितना प्रतिशत है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2.4%। अगला पॉइंट लिखते हैं सर। ठीक है सर, एक पॉइंट और हमने लिखा है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। मतलब अगर बड़े बड़े देशों को शामिल किया जाए विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उसमें से भारत 7वां नंबर पर आता है। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पर आता है, तो 7वें नंबर स्थान पे आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए, भारत का स्थल सीमा, स्थल मतलब जमीनी, ठीक है सर। स्थल सीमा की लंबाई है करीब 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब ये स्थल सीमा क्या होता है सर, इसे हम समझते हैं एक पिक्चर के माध्यम से, एक तस्वीर के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए, आपको दिखाते हैं एक फोटो दिखाते हैं ताकि आप बेहतर समझ सकें, ठीक है सर। आप इस चित्र को देखिए सर, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये जल है सर, ठीक है, यानी पानी। ये पानी वाला हिस्सा है यहाँ से सर, यहाँ से यहाँ तक भारत का। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला सर, ठीक है, ये वाला हिस्सा, यही स्थल इस हिस्सा है सर। और इसकी अगर इस तरह से लंबाई को मापा जाए, ये लंबाई को, ये सर, ये हमने लंबाई को माप लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इस तरीक़ा से, ठीक है सर, इसी की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट नोट करते हैं अब। ठीक है सर, इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए, हमने लिखा भारत का मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अब ये मुख्य तटीय सीमा क्या है, आप सब बेहतर जानते हैं। तट मतलब सर नदी का किनारे वाला हिस्सा। तो अब यहाँ से जो हिस्सा देख रहे हैं ये तटीय इलाका है, क्योंकि समुद्र से लगा हुआ हिस्सा है ये वाला हिस्सा सर, ठीक है सर, ये वाला हिस्सा। और इसी की लंबाई है 6100 किलोमीटर। एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने लिखा है मुख्य भूमिका, मतलब असल में जो ये भूभाग है हमारा भारत, इसकी बात कर रहे हैं सर। इसके अलावा भी अपने पास भारत है, ये सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। हम इसे अभी नहीं जोड़े हैं, इसे जोड़ने के बाद एक अलग माप ही निकल कर आएगी, ठीक है। तो इसे भी हम लिख लेते हैं सर। अगर आपसे पूछ दे कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई, तब आंसर क्या होगा? भारत का ठीक है सर। देखिए, अब हमने लिखा भारत का कुल तटीय सीमा की लंबाई। अब हम जब अगर कुल लिख चुके हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस भाग को भी जोड़ा है, ये वाला, और हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी तटीय भाग को हमने जोड़ा है, और इधर लक्षद्वीप और मिनिकॉय वगैरह जो है उसका भी हमने जोड़ा है, ठीक है। तो अब भारत का कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। अब आप ध्यान से देखिए सर, थोड़ा सा तुलना करके हम आपको बताते हैं,
ठीक है, तुलना। आप ध्यान से देखिए, कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई क्या निकल के आया, 7516 किलोमीटर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितना निकल के आया है, 15200 किलोमीटर। मतलब लगभग आप देख पा रहे हैं कि तटीय सीमा रेखा से स्थल सीमा रेखा दुगना है। ठीक है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं भारत का तटीय सीमा रेखा, या ऐसे लिख सकते हैं भारत का स्थल सीमा रेखा ठीक है। इस पॉइंट को अभी हम याद रखेंगे, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव के तौर पर यह भी पूछा गया है कि भारत का स्थल सीमा रेखा जो है वह तटीय सीमा रेखा से करीब दुगना है। ठीक है, और जानकारियां लिखते हैं सर। अब बात करते हैं भारत की चौहद्दी की। ठीक है, भारत की चौहद्दी। ठीक है सर, ये रहा भारत की चौहद्दी। भारत की चौहद्दी में आप देख पा रहे हैं उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तथा पाकिस्तान। इसे अगर मैप पर देखना चाहेंगे तो हम देख सकते हैं सर। चलिए बताते हैं आपको इस मैप पे। ठीक है सर, यह नक्शा देखिए, ये नक्शा का ऊपरी हिस्सा कहलाता है सर उत्तर, और ये निचली हिस्सा कहलाता है दक्षिण, और ये वाला हिस्सा है सर पूरब, और ये वाला हिस्सा है सर पश्चिम। ठीक है, और यहीं पर है सर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और ये जो नीचे जो ये जो महासागर दिख रहा है सर, यही है हिंद महासागर। ठीक है, और ये पश्चिम में, ठीक है, ये पश्चिम में ये वाला हिस्सा है सर अरब सागर, अरब सागर। और यहाँ पे ही है सर पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, और उत्तर में इस हिस्सा में सर यही है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। ठीक है, तो ये भारत का चौहद्दी है सर। भारत का चौहद्दी आप देख पा रहे हैं, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और पश्चिम में अरब सागर तथा पाकिस्तान। ठीक है, उम्मीद है सर आप इतना बेहतर समझ गए होंगे। अब आगे के पॉइंट को नोट करते हैं और आगे समझते हैं। ठीक है सर, देखिए भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय, ये दोनों अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का अंदर लगभग देखा गया है 30 डिग्री। ठीक है, अब पहले भी इस चीज़ को हम बताए थे, केवल हम अक्षांशीय विस्तार का अंतर बताए थे, देशांतरीय नहीं बताए थे। ठीक है, तो देशांतरीय विस्तार का लगभग भी अंतर 30 डिग्री ही होता है सर। ठीक है सर, अब आगे के पॉइंट को नोट करते हैं सर। देखिए सर, हमने अगला पॉइंट लिखा है कि भारत का पूर्व एवं पश्चिमी बिंदु का देशांतरीय अंतर लगभग 30 डिग्री है। जैसा कि हमने ऊपर भी लिखा था कि देशांतरीय अंतर लगभग 30 डिग्री ही है। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में पहले और गुजरात में 2 घंटा बाद सूर्योदय होता है। मतलब ये कि भारत में अगर सबसे पहले सूर्योदय होता है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है सर, और वही सबसे बाद में अगर कहीं सूर्योदय होता है तो वो है गुजरात। ठीक है सर, अगर मान लिया जाए, ऐसे समझते हैं इसे, अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सुबह हुई है, ठीक है, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सुबह हुई है, तो अगर हम बात करें कि गुजरात में उस सुबह कब होगी, तो गुजरात में होगी ठीक 2 घंटा बाद, यानी 8 बजे। ठीक है,
ये इसका मतलब है। और ऐसा किसके कारण होता है? देशांतरीय विस्तार के अंतर के कारण होता है। तो कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है जबकि गुजरात में 2 घंटा बाद होता है, क्यों? तो आप बताएंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है जबकि गुजरात में 2 घंटा बाद सूर्योदय होता है। ठीक है, इसे और समझने कैलकुलेशन के हिसाब से इसे समझते हैं सर। जैसे हम आपको बताए थे कि 30 डिग्री देशांतर, ठीक है सर, हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं, इसे भी आप नोट करेंगे। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 30 गुने 1 डिग्री देशांतर, आराम से लिख सकते हैं। सेम बात लिखे हैं सर, 30 डिग्री देशांतर यानी 30 गुने 1 डिग्री देशांतर। अब ध्यान से देखिए सर, हम आपको बताए थे कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो इस 1 डिग्री देशांतर की जगह हम लिख सकते हैं 4 मिनट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 4 तिया 12 यानी 120 मिनट, और आप सब बेहतर जानते हैं कि 120 मिनट इज इक्वल टू 2 घंटा। ठीक है सर, तो यही कारण है जो कि आपने देख लिया। अब सर आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो ऐसे भी तो बोला जा सकता है कि भारत में सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतर, भारत में सूर्योदय एवं सूर्यास्त का अंतर, इसे लिख सकते हैं हम, भारत में सूर्योदय एवं सूर्यास्त का अंतर 2 घंटा होता है। ठीक है सर, इसे समझना पड़ेगा सर। अगर ऐसे समझते हैं इसको, ये अपनी पृथ्वी है सर, पृथ्वी नहीं भारत को लेते हैं। ठीक है सर, अपना भारत को लेते हैं, मैप, एक मैप इंसर्ट कर लेते हैं, ये रहा मैप सर। ठीक है, आप सब बेहतर जानते हैं, यहाँ है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, हाँ, और यहाँ है 97 डिग्री 25 मिनट, और यही दोनों का अंतर लगभग है 30 डिग्री, और 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 घंटा। ठीक है सर, अब ध्यान से देखिए सर, यहाँ मान लिया जाए 6 बजे सुबह में सुबह हुआ, तो वही यहाँ पर सुबह 8 बजे हुआ होगा। ठीक है, अब ध्यान देखिए, इधर सुबह पहले हुई है, इधर सुबह पहले हुई है, अगर सुबह इधर पहले हुई है तो शाम भी इधर पहले ही होगा सर। ठीक है, और अगर इधर सुबह लेट से हुई है तो इधर शाम भी लेट से होगा सर। ठीक है, अगर मान लिया जाए यहाँ सुबह 6 बजे हुई और 6 बजे सूर्य डूब भी गया, मतलब सूर्यास्त हो गया सर, सूर्यास्त मतलब सूर्य डूब गया। अब यहाँ पर सूर्य कितना बजे डूबेगा सर? ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए यहाँ सूर्य 6 बजे उगा और 6 बजे डूब गया, अब 6 बजे यहाँ अगर सूर्यास्त हुआ है तो यहाँ सूर्यास्त होगा 8 बजे। ठीक है, 8 बजे रात में, तो सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतर भी कितना है? 2 घंटा। सवाल यहाँ से लॉजिकली पूछा जाता, लिखने की बात नहीं है सर। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है? गुजरात में सर। ठीक है, अब सवाल यहीं से पूछा जा सकता है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ डूबता है? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में डूबेगा। ठीक है, अब ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे बाद में सूर्योदय यानी सूर्य कहाँ डूबता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर गुजरात में। तो उम्मीद है आप इतनी बातें बेहतर समझ गए होंगे। ये याद करने वाली चीज़ है सर, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लॉजिकली बात है, हम इसे मिटाते हैं सर। अब आगे के पॉइंट को देखते हैं सर। ठीक है, अब बात करते हैं सर समय मानक रेखा। तो भारत में समय मानक रेखा 82 डिग्री ठीक है सर,
भारत में समय मानक रेखा कहाँ से कितना डिग्री से गुजरती है सर? तो भारत में समय मानक रेखा 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से गुजरती है, ठीक है। और ये समय मानक रेखा द्वारा हम समय की जानकारी को पता करते हैं सर, ठीक है। बस इतने आप याद रखिएगा कि समय मानक रेखा समय की जानकारी को केवल देती है, ठीक है। अब सवाल आता है कि भारतीय समय मानक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत में समय मानक रेखा ठीक है सर, भारत में समय मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन है? तो सर एक है गुजरात, ठीक है, एक है राजस्थान, नहीं सर एक मिनट, पहला है सर यूपी यानी उत्तर प्रदेश, दूसरा एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है सर, तीसरा है छत्तीसगढ़, ठीक है सर। यही है वो 5 राज्य जहाँ से भारतीय समय मानक रेखा गुजरती है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है सर। तो आज हमने बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा की है। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।